शुरू करें। चलिए, नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे। कल सेट नंबर 10 किए थे हम लोग और बहुत अच्छा डिस्कशन था कल का, और क्वेश्चन का लेवल भी बेहतरीन था। आप लोग देखे होंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन का डिस्कशन करने में। फैक्ट्स जो उठा के हम लाते हैं और आपके सामने रखते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। पूरा फैक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेड है। हम सब जो है बस केवल क्या करेंगे, उस फैक्ट्स को याद करेंगे, क्योंकि कॉपी में लिखने से नहीं होने वाला है। अब इंतजार खत्म, वैकेंसी इज कमिंग। अब फॉर्म डलाइंग, और जब फॉर्म डलाइंग तो प्रिपरेशन स्टार्ट। अब प्रिपरेशन स्टार्ट, आई विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। नहीं समझ में आ रहा है? मेरा इंग्लिश ऐसा ही है, ठीक। तो चलिए, समय नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि कल का वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और हमें भी समय नहीं रहता है। तो फिर भी जहाँ तक कंटेंट हमको पढ़ाना है वहाँ तक तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना। तो पढ़ाने दीजिए, इत्मीनान से समय नहीं देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को कहाँ जाना है जो इतना हड़बड़ाए हुए रहते हैं? जब पढ़ने बैठ गए हैं कॉपी कलम लेके, तब फिर तब तक पढ़िए जब तक वो बातें समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं कि कॉपी में लिख लिए, वीडियो देख लिए, सुन लिए, चल गए, ये ठीक नहीं है, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग जो है बायोलॉजी का पहला प्रश्न लिए हैं और यहाँ से डिस्कशन चालू करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है डिस्कशन ललन टफ है, और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही है जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, सीडीपीओ जैसे अनेक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हॉल में और अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी बकवास या फर्जी क्वेश्चन लाके खड़ा नहीं करता आपके सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका 1 घंटा हम आपके जिंदगी का ले रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। चलिए, इसी के साथ आगाज करते हैं आज का। और आज का सवाल पहला है, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इंपल्स प्रारंभ होता है। यहाँ इंपल्स होगा, इंपल्स होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फर्स्ट क्वेश्चन से, कोई बात नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इंपल्स प्रारंभ होता है, ये होता है मेडुल्ला से। अब कहोगे ये क्या मतलब हुआ, आंसर याद करके आए थे मार दिए। आंसर याद करके नहीं आए थे, आपको भी अब पता चल जाएगा कि आंसर कैसे हुआ ये मेडुल्ला। आपको हम जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को आप लोग नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ब्रेन का जो मुख्य मुख्य भाग है जिससे सवाल बना है या बन रहा है, बस सारे बात आज बता देंगे। ब्रेन टॉपिक जो है आपको स्पेशल नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन बैच में हो चाहे ऑफलाइन बैच में हो, बस एक डिस्कशन के माध्यम से ब्रेन खत्म। आज 3-4 गो टॉपिक को पकड़े हैं जिसका आज एकदम सरिया के रेले है, सरिया के रेले है, समझे। और एकदम मन लगा के पढ़िए। एक बात हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ी बात क्या है, एक बात हम आपको बता देते हैं, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है कि आप देखे होंगे कि सबके पास परेशानी है, समस्या है, सबके पास परेशानी है और समस्या है, फिर भी लोग संघर्ष कर ही रहा है। और इसी संघर्ष करते करते इसी में से कोई ना कोई क्या करेगा, निखर जाएगा। अब आप दम तोड़ के बैठ जाइएगा तो बिखर जाइएगा, नहीं, दम तोड़ के बिखरना नहीं है, संघर्ष करके निखरना है। जो कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है। जो बोला है कि ये तेरे बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है, नहीं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, हम लोग ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यह है ब्रेन। इत्मीनान से पढ़िए, हड़बड़ाइएगा नहीं। यह है ब्रेन। ब्रेन, आपको एक बात बताते, ब्रेन में महिला और मेल और फीमेल लिखते चलिएगा। मेल का जो ब्रेन होता है वो 1450 ग्राम का होता है, कितना का, जबकि फीमेल का ब्रेन होता है 350 ग्राम का। अपना से 100 ग्राम कम,
तब ना पंसा के दिमाग चाटती है। हाँ, इसलिए बहुत दिमाग चाटती है महिला सब। लगातार पूछेगी, ए जी ये बात जानते हैं, ये बात पता है आपको? अरे भाई कहाँ से पता होगा, बताएगी तब ना पता होगा हमरा। ये पता है आपको? पता नहीं, अंतर्यामी है, हमरा पता हो जाएगा। 100 ग्राम कम ना है ओकरा अंदर तो चाटबे करेगी, अपने से के परेशान करती है। चलिए, ब्रेन का जो वजन होता है अपने शरीर के भार का मात्र 2% होता है। अपने शरीर में ब्रेन का जो भार होता है अपने शरीर के वजन का 2% होता है। और जब भी कोई चीज हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 भाग में बांटिए, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि कंटेंट तो हमको बहुत ही याद है। हम पूरा ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हमको पता है, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाते हैं तो पूरा अच्छा से पता है। 3 भाग में ब्रेन बटा हुआ है। क्या भाग में? 3 भाग में। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन। इत्मीनान से पढ़िएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीख के चलेंगे हम लोग। और एक है हिंड ब्रेन। हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और ये है पश्चिम। फोर ब्रेन में कुछ हिस्सा है, जैसे पहला है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम क्या करता है ये हम आपको बता देते हैं। इस सेरेब्रम का क्या काम है? इस शरीर का सेरेब्रम पूरे शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ब्रेन का बड़ा भाग, ब्रेन का बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम। कोई दिक्कत? और ये जो सेरेब्रम है ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ऐसा सुनिएगा, शरीर में मस्तिष्क जो होता है वो अपने शरीर का 2% होता है पूरे शरीर के वजन का, जिसमें मेल का मस्तिष्क 1450 ग्राम, फीमेल का 1350 ग्राम होता है। 3 भाग में बटा हुआ है ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम जो होता है यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और यह ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। जैसे हम आपको बता दें, लिखते चलेगा इसके नीचे ऐसे, क्योंकि पैनल अभी स्क्रॉल करने का सिस्टम मेरे पास अभी नहीं है, टेक्निकल टीम प्रयास कर रहा है, आ जाएगा तो हम आपको वो भी सुविधा देंगे। और हम लिखते भी बड़ा बड़ा है थोड़ा सा। ऐच्छिक क्रिया जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं, खाना खाना, ये तो हमारी इच्छा के अनुसार है, मन करेगा तो खाएंगे तो ना खाएंगे। हाथ हिलाना, ये ऐच्छिक क्रिया है, मन करेगा तो हिलाएंगे तो ना हिलाएंगे। बोलना, मन करेगा तो बोलेंगे तो ना बोलेंगे। तो जो काम हमारे इच्छा से हो रहा है वो ऐच्छिक क्रिया है। जैसे हगना, पादना, टहलना, रुकना, बैठ जाना, नाच करना, गीत गाना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। तो आप लोग लिखिएगा, प्लान बनाना यानी योजना बनाना। और ये जो सेरेब्रम है ये बुद्धि एवं चतुराई का मेन केंद्र है। यह जो है ये हम लोगों को होशियार बना के रखा हुआ है। ये गड़बड़ाएगा तो हम लोग भी गड़बड़ाएंगे। शरीर का बुद्धि एवं चतुराई का मेन केंद्र कौन है? सेरेब्रम। अगर कहते हैं आप कि हम तेज है तो आपका सेरेब्रम ठीक होगा, इसलिए आप तेज है। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो योजना बनाना, जैसे आपको हो गया, छोटा थोड़ा सा करते हैं फिर आपको बता देते हैं। चाहे इसको और जो है इसको और अच्छा से कर सिखा सकते हैं हम। रुक जाइए, अभी आप लोग जो है रुक जाइए। हाँ, चलिए इसको इतना पर रहने दीजिए और पेन सेलेक्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि ये सब ज़्यादा नहीं। ये अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग, ये हो 3 प्रकार के होता है। 3 क्या?
इसमें 3-4 को नर्व होता है जो अपना स्पेशल ड्यूटी करता है। सब नर्व के बारे में एकाएक ही पढ़ेंगे। तो पहला है सेरेब्रम, शरीर का सबसे बड़ा भाग, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे योजना बनाए, योजना बनाना, है ना, योजना बनाना, पढ़ना लिखना, सोना, रोना, हंसना, गाना, ये सब जो है इस सब को कंट्रोल करेगा यही। है कि हमारी इच्छा से हो रहा है, मन करेगा हंसेंगे तो ना हंसेंगे, हमार मन है। कोई गुस्सा दिलाएगा तो मन करेगा तो नहीं गुस्सा होंगे, ये नहीं कि कोई कहेगा रे एक गुस्सा दिलाते हैं, अब तनको कुछ बोला गुस्सा हो गए तुरंत, ये भी ठीक नहीं है। देखिए गुस्सा जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कीजिए। कारण बताते हैं हम। अब मान लो कि कोई कहेगा, किसको गुस्साते हैं कोई बात से, अब गुस्सा गए आप, तो वो कहेगा कि इसका सेरेब्रम ठीक नहीं है, ये दूसरे के हिसाब से चलता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो कहेंगे देखो आज हमारा गुस्सा होने का मन नहीं है, कल गुस्सा होंगे। कोई कहेगा हमको उठा के पटक देंगे, तो हम कह देंगे ठीक है जाओ तो उठा के पटक देना, आज हमारा लड़ने का मन नहीं, कल लड़ेंगे। कोई गालियों दे देगा, 4 गो बातें कहेंगे देखो आज नहीं कल इसका बदला लेंगे, अभी हमारा गुस्सा होने का तनको मन नहीं है। तो ये सब सेरेब्रम, ये सब कौन करेगा, सेरेब्रम। तो योजना बनाना, खेलना, हंसना, गाना, रोना, धोना, ये सब सेरेब्रम। ठीक है, दूसरा आपको आएगा सेरेब्रम के बाद हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगा, शरीर के अंदर ताप का नियंत्रण करेगा, ताप का नियंत्रण करेगा, ताप नियंत्रण, ताप का नियंत्रण करेगा। उसके बाद रक्त दाब का नियंत्रण करेगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो फैक्ट्स हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारा काम करता है, इसके अलावा भी ये बहुत सारा काम करता है, जैसे भूख प्यास को कंट्रोल करना, सोना उठना में कंट्रोल करना, मतलब सुतल रह गई तो सुतल रह गई वाला बात नहीं, जगे हुए तो 10 दिन लगातार जगे हुए वो वाला बात नहीं। ये दोनों का साइकिल को कंप्लीट करने का काम हाइपोथैलेमस का है। रो रहे तो रोते रह गए, हंस रहे तो हंसते रह गए, गा रहे थे गाते रह गए, नाच रहे थे नाचते रह गए, ये नहीं, ये कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, यानी कि हंसना रोना, हंसना रोना, गाना, खेलना, बोलना, ये सब जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत किसी को, प्यार करना, नफरत करना, ये सब हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। हमें किसी से प्यार हो जाता है, हमें किसी से नफरत हो जाता है, तो प्यार है तो प्यारे रहेगा, नफरत है तो उसे नफरते रहेगा, ये सब का कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस करेगा। प्यार बाद में फिर नफरत में बदल जाएगा, नफरत फिर प्यार में बदल जाएगा, ये सब का कंट्रोल सर हाइपोथैलेमस करेगा। समझाने दीजिए हमको ठीक ठाक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। फिर आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम निकल देंगे आसानी से, जो उसमें हमको बल देना सिखाना है, जो एग्जामिनेशन में पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, उसको सिखाने दीजिए। आप लोग वीडियो स्किप करके मत जाइए, वीडियो का लेंथ उतना ही रहेगा जितना हर दिन का मिलता है, आप चिंता ना कीजिए। आगे क्वेश्चन हम ठीक ठाक सेट किए, 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन सेट होता है वो क्वेश्चन सिखाने के मदद से सेट होता है, मकसद से सेट होता है। उसके बाद 5 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन सेट होता है वो मिडिल क्लास का क्वेश्चन होता है, जो कोई कोई एग्जाम में मतलब पूछा हुआ रहता है या पूछने का संभावना रहता है। और उसके बाद का जो क्वेश्चन रहता है वो रफली क्वेश्चन होता है, वो डाटा हम आपको संग्रह करके आपके ऊपर डालते हैं ताकि आपका जो है ज्ञान का लेवल ऊंच हो। इस प्रकार से सेटिंग रहता है मेरा, समझ गए। तो 5 क्वेश्चन सिखाने के लिए हम पहले लाते हैं ताकि आप शुरुआत में वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो आसानी से उसको सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस के बाद है थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस क्या करता है, थैलेमस का क्या काम है, ये गरम ठंडा ये सब का एहसास कराता है। जैसे गर्मी में गर्मी लगता है, ठंडा में ठंडा लगता है, तो ये सब का एहसास कैसे होता है, थैलेमस जो है इसको कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। अब आइए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में होता है ऑप्टिकल नर्व।
ऑप्टिकल लोब। ये क्या करता है, हमारी आंखें जो चीजों को देखता है उसको याद करके रखता है। तब ना आप कहते हैं कल तोरा देख लिए हम कल हम तोरा देखे थे चोरवा, साइकिल चुरा के भाग रहा था राजू सर जी के क्लास के नीचे से। ऑफलाइन बैच में ऐसा होता है कि बहुत सारा लड़का रहता है। ऐसी मजाक की है, यहाँ बहुत सेफ जगह पे है हम लोग, बहुत सुरक्षित है। तो ऑप्टिकल नर्व जो होता है इसमें कोई भी बात 0.15 सेकेंड तक जो है सुरक्षित रहता है। 0.15 सेकेंड तक हमारी ब्रेन जो है कोई भी बात को मस्तिष्क में सुरक्षित करके रखता है। आप कहोगे उसके बाद भूल जाते हैं, तो नहीं, उसके बाद वो सेरेब्रम को भेज देता है और सेरेब्रम उसको याद रखता है, फाइल में कहीं ना कहीं रहता है। तो अब ना 10 साल के बाद कोई कोई देखते तो कहते तोहर चेहरा देखल देखल नजर अब, मतलब आपका ब्रेन के अंदर जो है एक फाइल बना हुआ है, उसमें वो कहीं ना कहीं था, अब देखे तो आपको याद आ रहा है कि ना, अब याद आ रहा है 10 साल पहले वो हमर था। चलिए, हिंड ब्रेन में जो है, हिंड ब्रेन का क्या काम है, ये क्या करेगा, हिंड ब्रेन में दो बातें आता है। हिंड ब्रेन में दो बातें आता है, एक आएगा आपको सेरिबेलम। सेरिबेलम ये क्या करता है, शरीर का संतुलन करता है, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन। जैसे हम खड़ा है दो पैर पे, तो खड़ा है, ये संतुलन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, मुंह के ऊपर धड़ाम गिर जाएंगे, नहीं, बैठल है तो बैठले है, ऐसा संतुलन नहीं करेगा तो धड़ाम से उंघड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो शरीर का संतुलन जो है सेरिबेलम करता है। और इसके अंदर एक होता है मेडुल्ला ऑब्लंगाटा, मेडुल्ला ऑब्लंगाटा, मेडुल्ला ऑब्लंगाटा ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया मतलब कि जो काम हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, जैसे दिल का धड़कन, हम चाह के भी इसको रोक नहीं सकते हैं। शरीर के अंदर पाचन, कुछ खा लेंगे, सोचेंगे कि हे भगवान 2 दिन तक न पचे, तो ऐसा होगा, अपने पच ही जाएगा, वो पच ही जाएगा ना रे। आंख का पुतली का टपकना ऊपर नीचे, हम कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं टपके, फिर भी टपक जाएगा। श्वसन, सांस लेना, अब ये मैं ना कही कि हम चाहेंगे तो रोक लेंगे, क्या कि तू रोक लेगा तो 4 आदमी कंधा देने के लिए तुमको जरूरत पड़ जाएगा, है कि ये रोकने वाली चीज नहीं है, ठीक ना। इसका ये मतलब है कि लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में श्वसन, श्वसन के बाद लिखिएगा पाचन, आंख का पुतली का चमकना, आंख के पुतली का फरफराना, पुतली का फरफराना, हम एग्जाम्पल बोलते लिखिए, नब्ज का चलना, नब्ज का चलना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया है। तो इतनी बातें आपको ब्रेन के बारे में जानकारी होगा तो ब्रेन से अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा बताइए शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। रक्त दाब को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। हंसना, रोना, गाना, बोलना, चलना, ये सबको कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। अब बताइए कि गर्मी लग रहा है चाहे ठंडा रहा है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, तो इसको करेगा कौन है, आपको ये कहने गया थैलेमस करेगा। बुद्धि चतुराई का केंद्र कौन है, तो सेरिबेलम है। सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिबेलम है। शरीर का संतुलन कौन करता है, हम जब चलते हैं तो ये करता है कौन, सेरिबेलम। तो ये पूछता है, इसलिए हम आपको बताया है, आंसर हम बता चुके हैं पीछे। अब एक बार बैक आते हैं और क्वेश्चन को एक बार और फिर से डिस्कशन करते हैं। सेरिबेलम के बारे में हम आपको बता दिए कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई, कोई दिक्कत। शरीर का ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये ऐच्छिक क्रिया को जो है कंट्रोल करता है, जितना इच्छा है, जैसे कितना बोलना है, क्या बोलना है। अब हम बोल रहे हैं तो पढ़ाने वाला बात बोल रहे हैं, अब बोलते बोलते गाली देने लगेंगे तो तू धक्के कुट देगा हमरा। तो ये जो कंट्रोल करता है, जो हमको मना करता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं गाली नहीं देना है, पढ़ाना है,
ठीक ना। गाना गाने लगेंगे तो भी तो गरिया देगा हमरा, कहेगा ये पढ़ाता है कि गाली गाना गाता है ना। चलिए, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड शरीर का भी बहुत अच्छा हिस्सा है, वैगनस तंत्रिका कोई तरह की बात नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? शरीर के अंदर जो इम्पल्स उत्पन्न होता है, शरीर के अंदर जो इम्पल्स उत्पन्न होता है, उद्दीपन, उसको कंट्रोल करता है। जैसे हम सांप देख के डर के बाप रे बाप, तो ये कंट्रोल करेगा, ये डरने वाली बात नहीं है, वो चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। जैसे कोई लाठी लेकर हमको मारने रहा है, डर गए, बाप रे बाप, मार देगा। कोई गाली दे रहा है, अब हम गुस्सा हो रहे हैं, अब गुस्सा हो रहा है तो करेगा धक 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 भी कर रहा है। तो ये जो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड उद्दीपन जो क्या करता है, ये क्षणिक कोई काम जो हताश हो जाए डायरेक्ट, जैसे आप चल रहे हैं, एक बार एक गेंहू से कोई फुटबॉल मार दिया आपके देह पर, पीछे से लग गया पीठी पर थराम से, अब एक बार एक क्षणिक ना लगा है, तो अपना ब्रेन को जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है कंट्रोल करेगा, ए लग गई तंका सारुक रुक, बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर, अब आ करोगे तुम लोग नहीं, तो ये सब कौन करेगा? कोई टेंशन आ गया आपका शरीर पे, एक बार एक 10,000 रुपया की जरूरत आ गया, 20,000 रुपया की जरूरत आ गया, अब शरीर एकदम हिल रहा है, बाप रे बाप, एकदम इंस्टेंट जरूरी है, तो एक कंट्रोल करेगा भाई जरूरत है तो ठीक है। अब शेरी ब्रह्म के जाके कहेगा दिमाग, इसको पैसा जरूरत है, अब बुद्धि चलेगा, 2 कट्टा पीछे वाला बेच दे का, गैया बेच दे का, नहीं। चलिए, तो हम आपको समझा पाए, आगे बढ़ते सवाल नंबर 2। बस इस क्वेश्चन में ज्यादा ज्ञान देना था इसलिए। किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? तो एक किया था सोमरफील्ड। अब आप लोगों को कहो कि सोमरफील्ड का नाम तो प्रथम पे सुने हैं, ये तो हमारा लिस्ट में था भी नहीं। हम कहेंगे था नहीं, यही कारण तो हम लाए हैं, तुम्हारे लिस्ट में तुम्हारे किताब में नहीं है इसलिए तो हम लाए हैं। आई बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके किताब कॉपी में नहीं मिल रहा है तो हमारा प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, और वही मिलेगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है, नहीं तो पूछा जा रहा है। अब नहीं बोलेंगे ये सब बात। चलिए, हुंड का क्या काम, अच्छा ये रदरफोर्ड क्या बोला था, सोमरफील्ड क्या बोला था, ये आपको बता दिए। किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षा का प्रवेश के बारे में सोमरफील्ड नाम के वैज्ञानिक बताया था। रदरफोर्ड बोला था कि कोई भी परमाणु है तो टोटल परमाणु जो है केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके पीछे चक्कर मारता है। तो रदरफोर्ड ये बात बताए थे। थॉमसन क्या किया था कि पलम पुंडिंग का सिद्धांत दिए थे, इसको लिख लीजिएगा, पलम पुंडिंग सिद्धांत। यह पूछल क्वेश्चन है, ये तोरा नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा, ये हम ढूंढते हैं, ये मेरा काम है, हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। रदरफोर्ड क्या बोला था कि जितना जो परमाणु है केंद्र में क्या रहता है, केंद्र में जमा रहता है, जमा रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर मारता है, चारों तरफ चक्कर मारता। हो गया डिस्कशन, बढ़ जाए आगे। और भी इसमें कुछ पढ़ना है क्या बताइए। डाल्टन जो है, डाल्टन आपको एक बात बताते, डाल्टन ये भी कुछ ना कुछ बोले थे। डाल्टन बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये बात डाल्टन चाचा बताए थे। बोर का जो मॉडल था, बोर बताए थे कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, ये बोर बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन हो गया खत्म। इस क्वेश्चन पे आइए, पक्सिनिया ग्रामिस कवक से डैश होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मारिए तो। पक्सिनिया ग्रामिस कवक से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग पक्सिनिया ग्रामिस कवक से होता है। और एक बात और लिख लीजिएगा कि धान में अंगमारी रोग होता है, अंगमारी, अंगमारी क्या
धान में अंगमारी रोग होता है जैंथोमोनस के कारण। किसके कारण? जैंथोमोनस ओ राइजो, ओ राइजो के कारण। इस कवक के कारण धान में अंगमारी रोग होता है, जैंथोमोनस ओ राइजो कवक के कारण। ये बात भी पूछा हुआ है और ये बात भी पूछा हुआ है। दरोगा जी बनना है तो ये सब याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते आगे। 3 के बाद 4, निम्न दिए गए धातुओं में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? ये तो आसान है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कशन करा है। आपको एक बात याद रखना है, क ना का मग अल जन हे बीबी सी यू एच ए जी ए यू। बस ये डाटा जिसको याद है, क्रियाशीलता श्रेणी में जो पहले आएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील भी होगा और उसका काम भी पहले होगा। तो इसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फेरम, प्लम्बम, कॉपर, हाइड्रोजन, अर्जेंटीनम और सोना। ये हमारे बाबू सोना, इसको याद करना पड़ेगा आपको, समझे? मुझे बाबू सोना में रात भर आप लोग लागे रहते हैं, इसको याद कीजिए, ओकरा चक्कर छोड़िए, इसको याद कीजिए, ये आपका कैरियर बनाएगा। अब इसमें मिलाइए कि कौन पहले आ रहा है। धातु में सबसे कम क्रियाशील है तो देखिए, तो कैल्शियम से पहले है सोडियम और पोटेशियम। है क्या? सोडियम पोटेशियम नहीं है, मतलब सोडियम 1 नंबर, मतलब अधिक क्रियाशील है, तो ये आंसर नहीं होना है। चलिए, उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से पहले मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम तो आंसर नहीं होगा, एल्युमिनियम हो सकता है आंसर। लेकिन एल्युमिनियम के बाद है जिंक, तो जिंक से पहले एल्युमिनियम है तो ये ऑप्शन खत्म, मतलब जिंक आंसर होगा। कि जिंक कहाँ है? यहाँ। जिंक से पहले एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये तीनों तो ओकरा से पहले ना है। तो बोला है कि सबसे कम, तो सबसे कम ही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में इस प्रकार से जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब सबसे अधिक ऊर्जा इसके पास है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ही है। बड़े 4 के बाद 5, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, बड़ा पूछ रहा है, बड़ा, तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण में बनेगा। ये बात तो हम, आप लोग ग्रुप पे जाइए, ग्रुप कहते हैं प्ले लिस्ट में जाइए, और लाइट चैप्टर का हम तकरीबन 125 क्वेश्चन कराए हुए हैं, जाके कह लीजिए। उसके बाद लाइट में दिक्कत होगा ना तो तुम्हारी जिंदगी का लाइट बुझ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब जाइए तो सही, एकदम सरिया के मतलब जो है साफ सुथरा किए है पूरे चैप्टर का। देखिए, उत्तल दर्पण में बनेगा आपको काल्पनिक प्रतिबिंब, और कल्पना कैसा होता है? सीधा। और इसमें बनेगा छोटा, कैसा बनेगा? समतल दर्पण में बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कल्पना कैसा होता है? सीधा। क्योंकि समतल दर्पण है तो ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, समान बनेगा। और लेंस की तुम चर्चा करो तो अवतल लेंस को सबसे पहले बात की अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। ठीक से देख लेना, अभिसारी ना कहते हैं जी, अपसारी, अभिसारी नहीं, अपसारी लेंस कहते हैं, माफ कीजिएगा, अपसारी, अपसारी लेंस। हो गया, बढ़े आगे। 5 के बाद 6, निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। एक क्या करता है एड्रिनल ग्रंथि? इसका एक और नाम है लॉरो एवं उरो हार्मोन, उरो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। एक कब उत्पन्न होता है? जब हमारे शरीर में इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स जो अभी तंगा थे पहले आप लोग पढ़े थे, इम्पल्स उद्दीपन होता है तब। जैसे आपको डर लग गया तो ये हार्मोन तुरंत उत्पन्न होगा और लड़ेगा आपके अंदर की डर से, जैसे कलेजा धक 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 करने लगा तो ये लड़ेगा, स्वतः उत्पादन हो जाएगा और आपको शरीर को कंट्रोल करेगा, लड़ेगा, कहेगा डरने की बात नहीं है, हम है ना। अचानक आप कहीं से गिर गए और चोट लगा तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा, अरे बाप रे बाप चोट लग गया, ऐसे। तो एड्रिनल ग्रंथि को लॉरो एवं उरो हार्मोन भी कहते हैं और इसको ग्लैंड
को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। ये आपातकालीन हार्मोन भी कहलाता है, हिंदी में आपातकालीन हार्मोन। अब कोहली पूर्वबे न जई हो पिया, कोई के देह कुछो ना खोई हो ये पिया। चलिए, थायराइड ग्रंथि क्या होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है, थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है। और इसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाएगा तो हमको घेघा रोग हो जाएगा। घोंघा रोग नहीं, घेघा रोग, घेंघा रोग हो जाएगा। क्या रोग होगा? घेंघा रोग। यह मस्तिष्क का पिट्यूटरी, ये वाला हिस्सा, आगे का भाग होता है। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से इंसुलिन उत्पन्न होता है, इंसुलिन उत्पन्न होता है, जिसके कमी से, अधिकता से नहीं, कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज, डायबिटीज रोग होता है। पोस्टमार्टम हुआ 4 ऑप्शन का, ठीक ठाक है, बढ़े आगे। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ध्यान से पढ़िएगा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व, इसका मतलब होता है पिता, स्थापना तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। ये तो है, जब हमारे समाज में कोई कुरीति होता है, कोई पापी कुरीति करता है, जैसे किसी लड़की को गलत तरीके से अवैध मतलब जो है संबंध बनाता है या बलात्कार करता है, तो उसे जांचने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं हम लोग, करते हैं ना। इसमें क्या करते हैं? रक्त या लार, अपने मुंह का लार या बाल, केस या बीज, स्पर्म, इस चारों में से कोई एक को लेते हैं और फिंगर प्रिंटिंग करते हैं और मिलाते हैं कि बात सही है कि गलत, आरोप सही लगा है कि गलत नहीं। क्या एक और बात बताते हैं, डीएनए परीक्षण है तो बाल, सूखे रक्त, बीज के सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं, तो ये बात सही है। इसी चार के माध्यम से जो है हम लोग पकड़ते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, तो ए भी सही है और ए भी सही है। और ये जो कथन है, ये कथन ए का सपोर्ट कर रहा है, कथन बी के माध्यम से ही पता चल रहा है कि ए का क्या मैटर है, क्या माजरा है, क्या झोल किए हुए है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए का सपोर्ट करता है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि दोनों कथन सत्य है और कथन बी कथन ए का क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, मतलब सही स्पष्टीकरण है। जैसे मान लो कि हम चोर है, मान लो है नहीं, और हम कोई चीज चोरी किए तुम्हारे सामने और कोई आदमी खिड़की से देख लिया और बाद में पता चला कि वह सामान जो हम चोरी किए है वो तुम्हारे ही रिलेशन में से किसी का है और हम पकड़े गए, तो हम झूठ बोल रहे हैं कि ना ना ना, ना हम नहीं चुराए हैं। और आप क्या कर रहे हो? कह रहे हो कि नहीं मेरे नजर के सामने चुराया, झूठ नहीं बोलना। तो खिड़की वाली आपका सपोर्ट करेगा, हम भी देख लिए यह चुराइला हो। बात समझ में आ रहा है? तो वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, इससे हम साबित हो रहा है कि चोर है। तो इस स्टेटमेंट से यह साबित हो रहा है कि ये बात सही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए रक्त, लार, बाल और बीज का जरूरत पड़ता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र ये हैदराबाद में पड़ता है। आपको इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज किया था, आपको हम बता दे, अलेक जेफ्रेज, अलेक जेफ्रेज। कब किया था? तो इसका डेट हम आपको बता दे, 1985। चलिए, इतना बात है आपको जानना था। अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग
रक्त, लार, बाल और बीज का प्रयोग। बाल मतलब केस, हेयर। तो इसीलिए आप लोग कोई तरह के कांड करने जाइएगा तो एक केस भी अगर आपका छूट जाएगा ना तो उससे आप पकड़ा जाइएगा कि आप कांड किए हैं। उस एक केस से आपका पूरा संरचना तैयार हो जाएगा और आप आ जाइएगा। सबसे पहली बात है कि आप कांड करने क्यों जाइएगा। आपको ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इतना अच्छा आगे नौकरी हो जाएगा, आप खुद इसका इंस्पेक्टर बनिए और अपराधी को पकड़िए। अपराधी नहीं बनिए, अपराधी को पकड़ने वाला बनिए। नहीं, बात समझ में आ रहा है? चलिए, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार जो होता है, यहाँ थोड़ा सा गलती है, किसी पिंड का भार जो होता है वो धुर पर अधिकतम होता है। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हम ठीक कर देते हैं। यहाँ लिखिएगा ध्रुव, यहाँ लिखिएगा ध्रुव, ध्रुव, क्या लिखिएगा? ध्रुव। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी बहुत बार, थोड़ा सा और बता देते हैं, ठीक ठाक रहेगा। जैसे बता देते हैं आपको कि कोई पिंड है, आप लोग इसको पढ़े हो ना, D बराबर GM बटा R स्क्वायर पर R, तो पढ़े आप लोग। ये जो G का मान है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ये G कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, दुनिया के कहीं भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होता है। इसके बारे में बता चुके हैं, इसको बता देते हैं। ये जो है ये ध्रुव पर मैक्सिमम होगा, विषुवत रेखा पर मिनिमम होगा। आलोक सर आया क्या? आ गए? आ रहे हैं। केंद्र में 0 होगा, केंद्र में, चाहे अंतरिक्ष में या निर्वात में, क्या होगा? 0 होगा। आपको बता दे और क्या बताए, अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे चाहे नीचे आएंगे, ऊपर जाइए चाहे नीचे आइए, जी का मान में कमी आएगा, कमेगा, कमी होगा। यदि घूर्णन बढ़ेगा चाहे घूर्णन कमेगा, फिर से सुनिए, घूर्णन बढ़ेगा तो जी के मान कमेगा और घूर्णन कमेगा तो जी के मान बढ़ेगा। लिखिएगा, घूर्णन बढ़ेगा तब जी के मान में क्या होगा? कमी आएगा। और अगर घूर्णन कमेगा, ये वाला बात, तो जी के मान में क्या आएगा? बढ़ोतरी होगा। और अगर घूर्णन 17 गुना अधिक हो जाएगा, 17 गुना अधिक, अधिक घूर्णन होगा, तब जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जी का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, है ना? अब एक बात आप जानते हो कि W बराबर होता है mg, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है? भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, इसको याद रखिएगा। चलिए, इतना डिस्कशन था इस क्वेश्चन का। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल, निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है MLT-2। MLT-2 जो है ये बल का विमीय सूत्र होता है। ML2T-2 जो होता है कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है, सूत्र होता है, कार्य या ऊर्जा का। MLT² जो होता है ये होता है MLT² ना, ये आपको होता है, इसको निकालना पड़ेगा ना, याद करने से नहीं ना होगा, इसको निकालना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा, आयुष एक काम करो ना, कल एक वीडियो बनाते हैं, छोटा सा शॉर्ट वीडियो देते हैं 5 मिनट का, और शॉर्ट वीडियो में आपको कल एक वीडियो छोटा सा जाएगा 5 मिनट का, और उसमें आपको सिखाएंगे कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, एकदम आसान भाषा में सिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना? ये आपको होता है जड़त्व व घूर्णन का, क्योंकि कितना याद कीजिएगा और सीख ले रहिएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। और दुनिया के कितनों ऊर्जा होगा, कोई ऊर्जा होगा, उसका डायमेंशन जो होगा सेम होगा, जैसे स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,
ये सब ऊर्जा का जो है ml² T-2। सवाल नंबर 10। एक बार जानते हो ई माइक का प्रयोग करवाओ हमसे। आदत नहीं है, इसलिए हम चश्मा भी कभी नहीं पहनते हाल से बन। चश्मा अगर हम बुलेट पर गाड़ी पर चढ़ते भी ना तो कोशिश करते हैं कि मतलब ढीला उला ही रहे या उतार देते हैं हम। बहुत ही दर्द करने लगता है ये वाला। माइक रहेगा यहाँ, टेंशन नहीं रहेगा। चलिए, माइक है थोड़ा सा, ये जो कान पर डलाता है ना तो ये चपाता है तो दर्द करता है। 1-1 घंटा लगा के रखना, आदत नहीं ना है अपना। फिर भी आप लोगों के लिए सारा दर्द दुख हम सह जाएंगे। 2-4 लात मारबो करेगा तो वो सह जाएंगे हम, लेकिन पढ़ाएंगे। हमको सिखाने का इच्छा बहुत है, ठीक ना। चलिए, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग मारिए तो इसका आंसर। मारा ना हो जान, क्या मारे गैल्वेनिकरण? हमरा पता था, कांड कर दीजिएगा आप लोग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में आप कुछ नहीं पढ़िए, बस 2 ही बात पढ़िए जो एग्जामिनेशन हॉल में छपता है। एनोडीकरण इसका सही आंसर है। एनोडीकरण में क्या करते हैं? एल्युमिनियम का परत चढ़ाते हैं कहाँ? लोहा पर, जंग लगने से बचाने के लिए। और गैल्वेनिकरण में क्या करते हैं? जस्ट नहीं, कॉपर का परत चढ़ाते हैं। इसमें कॉपर का परत चढ़ाते हैं लोहा पर। और जस्तीकरण में क्या करते हैं? जस्ता का परत चढ़ाते हैं लोहा पर, जंग से बचाने के लिए। गैल्वेनिकरण में कॉपर, जस्तीकरण में जस्ता, और एल्युमिनियम चढ़ेगा तो एनोडीकरण। अच्छा, कैल्शियम चढ़ेगा तो कैल्सियनीकरण क्या? कुछ भी ना ना, ये 3 ही चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 11। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। एक क्रमशः FV, FG एवं FR है। ये थोड़ा सा हलो दरदिया ए राजा। चलिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ था तो हम ठीक कर दिए। हाँ, अब हम बताते हैं आपको। ए भी का मतलब हो गया वायलेट, VOILET, वायलेट। इस जी का मतलब है ग्रीन, और इस आर का मतलब है रेड। आप लोगों को पता है कि VIBTYOR जब होता है तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो चाल, वेग, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, बाद बाकी सब घटता है, बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है। अब आइए, यहाँ क्या पूछा है कि अभी, अच्छा एक देखिए बात, बोला है कि क्या फोकस जो होगा ग्रीन और रेड का सेम होगा? हो ही नहीं सकता है, दोनों का सेम कैसे हो जाएगा भाई? तो ये बात तो पहले गलत है। इसमें ढूंढिए कि, देखिए यहाँ बोला रेड से बड़का वॉयलेट का होता है फोकस, नहीं, रेड से फोकस जो होगा वॉयलेट का अधिक होगा, हो ही नहीं सकता है। रंग दैर्घ्य अधिक जिसका होगा उसी का ना फोकस अधिक होगा, तो रेड का फोकस अधिक होगा, और वो ऑप्शन यहाँ है। देखिए, फोकस रेड का अधिक है या वॉयलेट का कम है, बाकी सारा ऑप्शन गया पूरा में, तो दुआ बेचे। तो एक कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता होगा वो कर लेगा, और नहीं तो वह करेगा। ये मोहब्बत तुमसे करके हम गुनाह कर दिए, ये मोहब्बत तुमसे करके हम गुनाह कर दिए, करते थे नौकरी के तैयारी, सारा समय बर्बाद कर दिए। उसके मन में ये चलेगा फीलिंग्स। चलिए, क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन सा बंधन उपस्थित होता है? तो इसमें होता है एकल संयोजी बंधन। कौन सा? एकल संयोजी बंधन क्लोरीन में होता है। देखो, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा उसमें उतना प्रकार के बंधन बनेगा। मतलब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को?
द्विसंयोजी में कई इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक के बारे में आप लोग थोड़ा सा ना पढ़ लीजिएगा। त्रिसंयोजी में अगर बोलेगा त्रिसंयोजी, या हम ही पढ़ा देंगे। ऑफलाइन से जुटिए ना, अगर आप लोग आसपास में तो ऑफलाइन से जुटिए ना। अरे कोई तरह की दिक्कत होगा तो फीसों माफ कर देंगे। आइए, त्रिसंयोजी 3 अब सबका फीस माफ करेंगे तो कैसे चलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, सबका फीस माफ नहीं करेंगे। जिसका हालात ठीक नहीं रहेगा उसका फीस माफ कर देंगे। आप आइए, जुटिए और पढ़िए, मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। सफलता का गारंटी हम लेते हैं, आप आइए तो सही। दोनों आदमी मिल के जो है ये जंग लड़ेंगे। आपको भी वो अर्जुन बनाएंगे, महाभारत वाली अर्जुन। अकेला युद्ध में जो है हिला के रख दीजिए सबको। चलिए, सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आप लोग 4-5 बातें याद रखिएगा, यहीं से छपेगा। पहला है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या करता है कि बहुत मजबूत, पौधा के कोई भी हिस्सा को मजबूत बनाता है। पादप कोशिका को मजबूती देता है। पादप कोशिका को क्या करता है? मजबूती देता है। और क्यों मजबूती देता है? क्योंकि इसके अंदर होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। एक है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये क्या करता है? एक पादप के अंग को लचीला बनाता है। पादप कोशिका को लचीला बनाता है। और ये किसके वजह से करता है? तो इसका लिग्निन के वजह से करता है। लिग्निन के वजह से। अब आएगा विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक ये क्या करेगा? पादप का कोशिका विभाजन करेगा। इसी के वजह से जड़ छितराता है, तना छितराता है, पौधा में अलग अलग शाखाएं होता है। एगो इन्हें से डांठ निकल जाएगा, एगो इन्हें से डांठ निकल जाएगा। तो उसके वजह से, विभाज्योतक उत्तक के वजह से। एक शब्द आएगा जाइलम और एक आएगा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल लेकर पौधा के एक डायरेक्शन में नीचे से ऊपर पहुंचाता है। मतलब जड़ से लेके कहाँ तक? शीर्ष तक ये पहुंचाता है। अब फ्लोएम क्या करेगा? ये खाद्य पदार्थ को, मतलब जितना जो खाद्य पदार्थ बनेगा, खाना बनेगा, खाद्य पदार्थ तथा लवण, इसको क्या करेगा? पौधा के नीचे से ऊपर ले जाएगा और ऊपर से नीचे लेके आएगा। मतलब दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। एक दिशीय नहीं होता, द्विदिशीय होता है। बस इतना ही बातें छपेगा यहाँ से। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। 1000 आदमी खा लेगा ऑमलेट, इतना बड़ा अंडा होता है। इसका लंबाई होता है, आकार होता है 70 mm, 70 mm गुने 130 mm का। और सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। और आपको हम बता दें कि अगर बात कीजिएगा मनुष्य के शरीर का, मानव शरीर, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होगा तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की चर्चा करो, सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम। और सेरिबेलम के अंदर एक छोटा सा अंग है ग्रेन्यूल सेल, यानी ग्रेन्यूल सेल। ये जो ग्रेन्यूल सेल होता है सेरिबेलम के अंदर होता है, मस्तिष्क में। इस शरीर का सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपी,
इसके अंदर होता है, हैमर के बाद कान के अंदर 3 हड्डी। नहीं पढ़े है बायोलॉजी आप लोग? चलिए बढ़ जाते हैं इसको आगे लेकर। प्यार 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 प्यार। आयुष, पानी उनी का व्यवस्था है? ये राजा छूटा था पसीना गर्मी होला, बहुत पानी चाहिए बाबू साहब पीने के लिए। आइए, निम्न यौगिक में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ये है HCl का। क्यों? क्योंकि क्या करता है, जल में आयन नहीं बनाता है। जल में पानी उनी का व्यवस्था करो ना, आयन नहीं बनाता है। और प्रबल प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है, ठीक ना। एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, अमोनिया के बारे में बता देते हैं। अमोनिया क्या करता है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार। और ये भी क्या करता है, आंशिक रूप से जल में आयनित होता है, जल में आयनित होता है। इसीलिए ये भी विद्युत का कुचालक है। ये सुचालक है, ये कुचालक है। ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। फ्रक्टोज, एकरा में तो कार्बन है, देख रहे हो। और नोट में लिख लीजिएगा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता, विद्युत का चालक नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं, ये भी आंशिक रूप से जल में घुलनशील होता है, आंशिक रूप से जल में घुलनशील। घुलन क्या वायुस? चलिए, तो इतना क्वेश्चन का डिस्कशन है। 16 नंबर सवाल बढ़ते हैं आपके। निम्न में से कौन सा एक यौगिक पारा ऑक्साइड है? पारा ऑक्साइड है BaO2। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। आप कहोगे तो समझाइए, आप कहोगे ना, ऑफलाइन में आइए आप, हम कहेंगे ऑफलाइन में आइए आप। सब मजा आप लोग चाहते हैं जो यूट्यूब पर ही मिल जाए, कैसे होगा? हाँ, हम तुमसे दूर कैसे है, तुम हमसे दूर कैसे हो, ये तेरी दिल समझता है, ये मेरी दिल समझता है। आप वहां बैठे बैठे रख दिए होंगे तकिया के बगल में मोबाइल, बैठ के अपना क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। ये गर्मी में इतना लाइट जल रहा है सामने, यहाँ सामने जल रहा है, पंखा हवा भी फेंक रहा है तो गरम, और बाद वीडियो शूट हो रहा है आपके लिए। तो आप लोगों को लाइक का बटन जो बगल में दिख रहा होगा, काहे कंजूसी करते हैं दबाने में, ये को दबा दीजिएगा ना, तो ये पूरा जो है तापमान यहाँ का हम सह लेंगे, क्योंकि वो आपका प्यार है। और कमेंट में अगर लिख दीजिएगा वेरी गुड, तो फिर बातें खत्म है। नहीं, इसका तो हम भूखा है, प्यार का तो हम भूखा है। चलिए, इस सवाल का आंसर याद रखिएगा आप लोग कि वो पराऑक्साइड होता है। एक विशेष लौह तार का वैद्युत प्रतिरोध R है, कितना है? प्रतिरोध R है। इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दुगुना कर रहा है, मतलब लंबाई को क्या कर रहा है, लंबाई को 2 गुना कर रहा है, प्रतिरोध को भी 2 गुना कर रहा है। तो आप लोग एगो फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर होता है रो इन L/A, होता है ना, ये आप लोग जानते होंगे, यहाँ से बन जाएगा आसानी से। तो रो जस के तौस रखिए और इनटू L दुगुना किया है तो 2L, और A जो होता है एरिया होता है, और एरिया वृत्त का होता है πr²। यहाँ से लिख सकते हैं पाई, और R के जगह पर R क्या किया है, ये 2R न किया रे बाप, ये 2R किया है, तो 2R लिख सकते हैं R के जगह पर। तो R के जगह हम लिख सकते हैं 2R का होल स्क्वायर। अब इसका हल कर लेते हैं,
तो करेंगे अपने पास आ जाएगा 2l बटा पाई इंटू 2 के स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 2 इन्हें निकाल लेंगे और इसमें के 4 यहाँ निकाल लेंगे। तो इसमें के 2 निकाल लिए तो बचा है एल और इसमें के निकाला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो ए होता है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, इन्हें नहीं लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं 1/2 और एल बाई पाई आर स्क्वायर। फिर तो वही वाला बात आ गया ना, रो इंटू एल बाई ए, यानी कि कितना हो रहा है, अधिया हो रहा है। 1/2 मतलब अधिया हो रहा है। तो प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान दुगना हो जाएगा। दुगना उगना नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा, ये सही है। बाकी सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रतिरोध का मान तो आधा हो ही रहा था। विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है वो अपरिवर्तित रह जाएगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो ये न्यूमेरिकल है, सबसे टॉप न्यूमेरिकल में से एक था। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को आधार बनाया गया ना। परमाणु के लिए संतत उत्सर्जी स्पेक्ट्रम की कल्पना की गई ना। आए सभी के परमाणुओं से एक ही प्रकार के उत्सर्जी स्पेक्ट्रम की आशा की जाती है। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है, कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग सरल गुणांक होता है। ये सही आंसर है। आप लोग परमाणु का बोर मॉडल देख लीजिएगा, वहां आपको ये चीजें मिलेगा। और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, समझ ही सकते हैं। दिल की अरमासू पानी लाए हो, चलिए आराम आराम से पढ़ा रहे, बी रिलैक्स कंफर्टेबल, आराम आराम से पढ़िए, नो टेंशन। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक, उर्वरक से है, उर्वरक से है भूरा, उर्वरक से है भूरा। हम आपको कुछ डाटा लिखा देते हैं, इससे पहले भी हम लिखाए थे। गुलाबी गुलाबी अखिया तो हर गुलाबी गुलाबी ना। गुलाबी क्रांति जो है ये आपको मिलेगा झींगा मछली से, और झींगा मछली नहीं होता है, झींगा मछली से। काला जो होता है ये काला होता है, कौन होता है काला जी? आलोक सर, काला क्या होता है? काला क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी बताइए, तैयारी बहुत करते हैं आप। काला क्रांति जो है ये कोयला से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। लिखिएगा आप, रजत क्रांति ये अंडा, और अंडा कौन देता है? मुर्गी, तो मुर्गी से संबंधित है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा नीली क्रांति, हरित क्रांति तो सब जानबे करते हैं आप लोग, हरित खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति, दुग्ध, ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है। आप आइए नीली क्रांति, नीली क्रांति तो ये है मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। उसके बाद आइए आप पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे संबंधित होगा? सरसों के फूल दे के कैलू प्रपोज, सरसों यानी कि तेलहन। उसके बाद लाल क्रांति, लाल लाल टमाटर, आजकल टमाटर के भाव बहुत बढ़ल है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बाप रे बाप, एकरो आज दिने आयल है। टमाटर कहिए चाहे मांस मछली कहिए, वो लाल क्रांति से संबंधित है। उसके बाद आपको बता दें लाल क्रांति टमाटर से हो गया। हरित सोना क्रांति, हाय 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 हाय, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हरित सोना, हरा सोना कहते हैं बांस के पेड़ को। उसके बाद आपको आएगा स्वर्ण, स्वर्ण रेखा क्रांति, ये कहेंगे जूट को, किसको कहेंगे? जूट को। तार लो ना, ये में से पूछल जाए क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए सबको उतारिए, बेहतरीन बेहतरीन डिस्कशन है क्वेश्चन का। आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन का मतलब होता है कि अगर हम दाहिना हाथ से बाय बाय करेंगे किसी को
तो उधर दायां हाथ से उसको बाय बाय दिखेगा। किसी को अगर इधर मारेंगे तो उसको इधर दिखेगा। इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आया समझ में आपको? चलिए, तो क्या होता है, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन किस पे निर्भर करता है? तो आपतन कोण और ग्लास के पट्टी की मोटाई पर। खाली आपतन कोण पे नहीं करेगा, ग्लास के पट्टी का मोटाई भी जितना ज्यादा होगा पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा। आप लोग देखे होंगे उत्तल दर्पण में एम्बुलेंस को देखिए, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, क्यों? पार्श्विक विस्थापन होगा कहाँ? उत्तल दर्पण में। जैसी एम्बुलेंस उत्तल दर्पण में देखेंगे तो सारा अक्षर अरेंज में सरिया जाएगा और सीधा हो जाएगा, इसलिए एम्बुलेंस के गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। समझे? आप लोग फिल्म के शूटिंग के समय भी बहुत सारा चीजें देखे होंगे, वहां पार्श्विक विस्थापन होता है। हीरोइन का दुपट्टा उड़ रहा है, दिखाया जाता है विजुअल में। पार्श्विक विस्थापन के कारण ही जितना जो रॉन्ग सीन होता है, जैसे किसिंग सीन होता है, तो क्या सचमुच में वो किस करता है? मार के लोले फुरा देगा, किस करेगा? नहीं, इसी के मदद से दोनों को सटा दिया जाता है। हो गया? तुरा तो लग रहा है कि बाप रे बाप सचौकल में किया है, और तू ट्राई मारने जाएगा और लात मुका खा के आ जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज का डिस्कशन यहीं रखेंगे। आप लोग बेइंतहा मेहनत कीजिए, बेइंतहा मेहनत कीजिए, आज डूब के मेहनत कीजिए। कल जो है आप जब निकलिएगा तो फिर समझ ही सकते हैं हम अपना इमोशन कंट्रोल कैसे करते हैं, सोच लीजिए ना। तो मेरे अंदर जो भरा हुआ है पता है नहीं, बहुत भरा हुआ है यहाँ। हाँ, अब बहुत अच्छा खासा अनुभव है मेरे पास, ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन में बहुत कम कंपटीशन है जिसमें हम हिस्सा नहीं लेते, अभी भी हिस्सेदार बन रहे हैं एज ए टीचर होने के बावजूद। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में सेट 12 में। तब तक सेट 11 को लिख के रिवीजन कीजिए। कल सेट 12 होगा और कल का क्वेश्चन इससे भी दंगल और डिस्कशन उसका भी एकदम अलग होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज हमने क्वेश्चन बहुत आराम से सेट किए। खूब समय लेते हैं ना सेट करने में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को एकदम जो है समुद्र के अंदर का गहराई जो होता है ना उसमें से निकाल के लाते हैं। अजया थोड़ा बहुत काम धाम रहता है तो या ऊपरे झापरे क्वेश्चन सेट करते थे। जब ऊपरे झापरे क्वेश्चन सेट करते तब इतना बेहतरीन है। सोचो अगर हम रुक के क्वेश्चन अगर आराम से खोज के तब सेट करें तो कितना होगा। तो मिलेंगे कल आप लोगों को। जाते जाते आप लोगों को एक बात बोल देते हैं कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए और उससे ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि पढ़ाई चालू हो गया है, प्रचंड चालू है। सिलेक्शन का भागीदार आप भी बनिए, आप अपने दोस्तों को भी बनाइए ताकि कह सके कि मेरा दोस्त भी नौकरी में है, हम भी नौकरी में है, और दोनों दोस्त अलग ना बैठे, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही साथ रहे, एक ही टेबल के आसपास। नहीं नहीं कहता है पढ़ लिख के क्या बनोगे? तो आईएएस। तो दूसरा सके क्या करोगे? तो ओकरो कुछ ना कुछ बनाइए देंगे, तो क्या बनाओगे? तो दरोगा रोगा बना देंगे। तो एक शायरी आप लोगों के लिए है आज का, नहीं कहते अंत भला तो सब भला, तो थोड़ा सा इंटरटेन कर देते हैं। ये फूलों के रानी गुलाबों का राजा, ये फूलों की रानी गुलाबों का राजा, यदि राजू सर से पढ़ना है तो प्रतिभा फाउंडेशन कोचिंग में आजा। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, किटी पॉप।